स्टेशन में वो तीनों केस पर काम कर रहे होते हैं। उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, बस उनको सेयोंगजू और उसकी मॉम पर शक है। बिना एविडेंस के वो लोग कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर ईसू आता है और कहता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो, क्या अपराधी को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है। चेयरमैन के घर से एक कार बाहर गई थी पर ड्राइवर कौन था हमें नहीं पता है, और विला और उसके आसपास कोई सिक्योरिटी कैमराज नहीं थे, और जो कार बाहर आई थी उसके डैश कैम में मेमोरी कार्ड नहीं थी। ठीक है, मैं समझ गया कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, पर तुम लोगों को किसी पर तो शक होगा ना। हमें लगता है कि चेयरमैन को सेयोंगजू ने मारा था। कुछ भी बकवास मत करो, इसमें चोई हेजा का हाथ होगा। उस रात को वो घर में मौजूद थी, उसने ही कार ड्राइव किया होगा और उसके पास ही स्लीपिंग पिल्स थे। चोई हेजा के पास ड्राइविंग लाइसेंस है पर उसको गाड़ी चलानी नहीं आती है। तुम लोग सेयोंगजू के बारे में कुछ नहीं जानते हो। सिर्फ वो ही है जिसने बचपन से मेरा साथ दिया है। वो अपराधी हो ही नहीं सकता है। अपराधी जरूर चोई हेजा है। अगर हम उसको मेरे डैड के केस में अपराधी प्रूव नहीं कर सकते हैं तो मैं मॉम के केस में उसको अपराधी प्रूव करूंगा। तुम्हारी मॉम का केस एक्सपायर हो चुका है। एविडेंस मौजूद होने पर भी हम अपराधी को सजा नहीं दिला सकते हैं। ये सुनकर ईसू काफी हैरान रह जाता है। जो भी है, पर मैं कैसे भी करके उसको सजा दिला कर रहूंगा। रात को हियोन के डैड ईसू की मॉम के केस पर काम कर रहे होते हैं। रिपोर्ट्स को अच्छे से पढ़ने पर उनको याद आता है कि उस घर में 2 फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे, पर उस वक्त पता नहीं चल पाया था कि वो किसके फिंगरप्रिंट्स हैं। अगले दिन वो स्टेशन आकर एविडेंस रूम में चीफ के साथ उस फिंगरप्रिंट्स को ढूंढते हैं। फिर चीफ को उन फिंगरप्रिंट्स का जांच कराने को कहते हैं और रिपोर्ट हियोन को दे देने को कहते हैं। 25 साल पहले चेयरमैन के घर पर जो ड्राइवर काम करता था, ईसू उससे मिलने आता है। 25 साल पहले 10 अक्टूबर को क्या हुआ था, क्या आपको याद है? हाँ, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि उस दिन मुझे काम से निकाल दिया गया था। उस दिन मिस हेजा बहुत ज्यादा अपसेट थी। उस दिन उन्होंने मुझे एक एड्रेस दिया था तो मैं उनको वहाँ लेकर गया था। वो गेंगहा डोंग के एक घर में गई थी और कुछ मिनट बाद बाहर आ गई थी। फिर वो घर आ गई थी और बाहर नहीं निकली थी। क्या आप बता सकते हैं कि आप उनको कितने बजे गेंगहा डोंग लेकर गए थे? यही कुछ 5 या 6 बज रहे थे। ईसू को याद आता है कि उसकी मॉम की डेथ रात के 10 से 11 बजे के बीच हुई थी। उस रात को जो बाहर आया था वो उसका बेटा था। मैंने उससे पूछा था कि वो कहाँ जा रहा है तो उसने बताया था कि वो पास में ही जा रहा है, कुछ देर में वापस आ जाएगा। मैंने उससे कहा था कि मैं उसको छोड़ देता हूँ पर उसने मना कर दिया था और चला गया था। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया था, पर उस रात को वो एक कार एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया था। मैंने उसको बोला था कि मैं उसको छोड़ दूंगा पर उसने मना कर दिया था। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मुझे काम से निकाल दिया गया था। हियोन केस पर काम कर रही होती है तो उससे मिलने उसके डैड आते हैं और उसको उन अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट्स के बारे में बताते हैं। ईसू मिस्टर किम को कॉल करता है और ड्राइवर ने उसको जो कुछ भी बताया था सारी बातें बताता है। मिस्टर किम से उसको पता चलता है कि सेयोंगजू को किस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। अगले दिन ईसू हियोन से मिलता है और उसको सारी बात बताता है। मैंने हॉस्पिटल जाकर पता करने की कोशिश की थी पर उनको कुछ नहीं पता है। वो हियोन को पता करने को कहता है कि सेयोंगजू का एक्सीडेंट कैसे और कहाँ हुआ था। तो हियोन पैरामेडिक्स ऑफिस आती है। वहाँ पर पूछताछ करने पर उसको पता चलता है कि सेयोंगजू का एक्सीडेंट गेंगहा डोंग में हुआ था। तो वो ये बात फोन करके ईसू को बता देती है। ईसू काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसी एरिया में उसका घर है। फिर हमें चेयरमैन इनॉग्रल सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। सेयोंगजू हांसू ग्रुप का चेयरमैन बन चुका है तो वो एक बढ़िया सा स्पीच देता है कि वो हांसू ग्रुप को कैसे आगे बढ़ाएगा। सेरेमनी के बाद ईसू उससे मिलता है और पूछता है जिस दिन मेरी मॉम की मौत हुई थी क्या तुम मेरी मॉम से मिलने आए थे? नहीं तो मैं नहीं गया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारा घर कहाँ था। देखो ईसू, तुम्हें पास्ट की बातों को भूल जाना चाहिए। अब से हमें बहुत कुछ करना होगा क्योंकि हमें ही हांसू ग्रुप को लीड करना है। मैं कंपनी में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरी मॉम को मरना क्यों पड़ा, आखिर इसका जिम्मेदार कौन था, मुझे बस ये जानना है। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? पर ईसू इसका जवाब नहीं देता है। उसके बाद ईसू स्टेशन आता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। टेबल पर फिंगरप्रिंट्स का रिजल्ट रखा होता है तो ईसू उस रिपोर्ट को पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि उसके घर में 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। एक उसका था और दूसरा सेयोंगजू का। उस वक्त वो दोनों बच्चे थे, इस वजह से फिंगरप्रिंट रिकॉर्डेड नहीं था। टेबल पर गन स्टोरेज रूम की चाबी होती है जो लेकर ईसू बहुत ज्यादा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसको जाते हुए चोई देख लेता है। रात को ईसू सेयोंगजू को कॉल करता है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तो क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? कुछ देर बाद सेयोंगजू उसके घर आ जाता है। हियोन स्टेशन आती है तो टेबल पर रिपोर्ट देखकर पूछती है इस फाइल को किसने ओपन किया था? कुछ देर पहले ईसू यहाँ पर मौजूद था। हियोन रिपोर्ट्स पढ़ती है तो उसको भी पता चल जाता है कि 25 साल पहले जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो सेयोंगजू का था। साथ ही टेबल पर से गन स्टोरेज रूम का चाबी भी गायब होता है। हियोन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि कहीं ईसू सेयोंगजू को मारने तो नहीं चला गया। वो उन दोनों से कहती है हमें जल्दी से पता करना होगा कि ईसू इस वक्त कहाँ पर है। सेयोंगजू घर के अंदर आता है और ईसू के पास आकर बैठ जाता है। ईसू उसको पीने के लिए जूस देता है पर वो नहीं पीता है। मेरी मॉम के डेथ सीन पर एक जूस के गिलास पर फिंगरप्रिंट मिला था। पुलिस को लगा था कि वो सुसाइड था क्योंकि जो फिंगरप्रिंट मिले थे उस वक्त वो रजिस्टर्ड नहीं था, पर अब मुझे पता चल गया है कि वो फिंगर
फिंगर प्रिंट किसका था? क्या तुमने मेरी मॉम को मारा था? क्या तुम हमेशा मुझ पर शक करते रहोगे? मुझे तुमसे ये बेकार की बातें नहीं करनी है। फिर वो जाने लगता है तो यीशु उसके ऊपर बंदूक तान देता है। क्या वो तुम थे जिसने मेरी मॉम को मारा था? सियोंगजू गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर मैं तुम्हारी मॉम से मिला था और मैंने यहाँ पर जूस पिया था तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है? क्या तुमने मेरी मॉम को मारा था? जवाब दो मुझे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सियोंगजू की मॉम काफी ज्यादा नशे में होती है और कहती है अगर कोई ये स्लीपिंग पिल्स बहुत ज्यादा खा ले तो उसकी मौत हो जाती है। तुम्हारे डैड हम दोनों को बाहर निकालने वाले हैं क्योंकि उनका असली बेटा उन्हें मिल गया है। इस घर से निकाले जाने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। डैड हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम अपने डैड के बारे में जरा भी नहीं जानते हो। वो बहुत ही निर्दयी आदमी है। उसकी मॉम स्लीपिंग पिल्स खाकर मर ना जाए सोचकर वो सभी स्लीपिंग पिल्स को अपने पॉकेट में रख लेता है। फिर वो अपने डैड के रूम में आकर एड्रेस ढूंढने लगता है तो उसको डिवोर्स पेपर मिल जाता है जो देखकर वो शॉक दे जाता है। फिर वो अपनी मॉम का बैग चेक करता है तो उसमें उसको एड्रेस मिल जाता है। जिसके बाद वो यीशु के घर आता है। यीशु की मॉम पूछती है कौन हो तुम? मैं चेयरमैन जिन का बेटा हूँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। यीशु की मॉम उसको अंदर लाती है और उसको पीने के लिए जूस देती है। डैड मेरी मॉम को डिवोर्स देने वाले हैं। क्या आप उनसे शादी करने वाली हैं? अगर ऐसा हुआ तो मेरी मॉम मर जाएगी। नहीं तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं उनसे शादी नहीं करने वाली हूँ, इसलिए तुम जरा भी चिंता मत करो। उनकी बातें सुनकर सियोंगजू थोड़ा रिलैक्स फील करने लगता है। यीशु की मॉम सियोंगजू के लिए खाना लाने चली जाती है। तभी उनके फोन पर चेयरमैन का मैसेज आता है मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिया है। मुझे अब बस तुम्हारे फैसले का इंतजार है। इस मैसेज को देखकर सियोंगजू को लगता है कि यीशु की मॉम ने उससे झूठ कहा था। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और काफी गुस्सा भी हो जाता है। तो वो अपने पॉकेट से काफी सारे स्लीपिंग पिल्स निकालता है और उनके जूस में मिला देता है। वो खाना लेकर आती है तो सियोंगजू खाने लग जाता है। वहीं यीशु की मॉम ने वो जूस पी लिया था। सियोंगजू के खाने के बाद जब वो बर्तन रखने गई थी तो बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। फिर सियोंगजू उनको घसीट कर बाथरूम में ले गया था और उनको बाथ टब में लेटा दिया था और टब के अंदर काफी ज्यादा पानी भर दिया था जिससे उनकी मौत हो गई थी। फिर वहाँ से जाते वक्त उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। ठीक है, अगर मैंने तुम्हारी मॉम को मारा भी था तो क्या तुम क्या कर लोगे मेरा? क्या मुझे शूट करोगे? तो करो ना। काश मैंने उस दिन तुम्हारी मॉम के साथ तुम्हें भी मार दिया होता तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आती। यीशु थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो सियोंगजू उसको मारने लग जाता है जिससे गन नीचे गिर जाती है। यीशु चुपचाप मार नहीं खाता है, वो भी पलटवार करता है और सियोंगजू को बहुत ज्यादा मारता है। फिर पूछता है कि आखिर बचपन से तुम मेरे साथ इतना ज्यादा काइंड क्यों थे? मैं कोई काइंड नहीं था, मुझे तो बस तुम पर तरस आता था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेल लिया करता था और तुमसे बात कर लिया करता था। ये सुनकर यीशु को काफी दुख होता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है मैं वो सब छीन लूंगा, तुम्हारी हालत बद से बदतर कर दूंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े मैं तुम्हें सजा दिला कर रहूंगा। यीशु जाने लगता है तो सियोंगजू गन उठाकर उसके ऊपर तान देता है। मुझे बर्बाद करने की पावर क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारी मॉम का केस एक्सपायर हो चुका है और डैड के केस में कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा और पुलिस को बता दूंगा कि ये बस सेल्फ डिफेंस में हुआ था। वो काफी ज्यादा हंसने लगता है। तुम्हें इस बात का डर था कि कहीं डैड को पता न चल जाए कि तुम उनके असली बेटे नहीं हो। सही कहा ना? तुमने वो हर चीज की जो कि डैड को पसंद था और सच को छुपाने के लिए तुमने मर्डर्स तक किए। पर सच तो ये है कि डैड को पहले से ही सब कुछ पता था। शादी होने से पहले ही तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट थी। डैड पहले से ही जानते थे कि तुम उनके असली बेटे नहीं हो, पर फिर भी उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी मॉम को एक्सेप्ट किया था। उन्होंने तुम्हें अपना ही बेटा माना था और तुम पर भरोसा किया था, पर तुमने ऐसे इंसान को मार दिया। ये सब जानने के बाद सियोंगजू काफी ज्यादा रिग्रेट फील करने लगता है। तो वो उसी गन से खुद को शूट करता है, पर उस गन में बुलेट नहीं होता है। मरने का सोचना भी मत, जिंदगी भर पछतावे में जीते रहना। कुछ देर बाद वो तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ह्योन वो गन ले लेती है और चेक करती है तो उसमें बुलेट नहीं होता है। चोई और पार्क सियोंगजू को अरेस्ट करके ले जाते हैं। सियोंगजू अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है तो उसको उम्र कैद की सजा मिल जाती है। वहीं यीशु अपने डैड के कब्र के पास आता है और उनसे काफी सारी बातें करता है और अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगता है। अब यहाँ से 1 महीना बीत जाता है। ह्योन काम पर जा रही होती है तो यीशु के घर की तरफ देखती है। यीशु अब यहाँ पर नहीं रहता है। वो मन में सोचती है वो ठीक तो होगा ना। वहीं यीशु हांसो ग्रुप को संभालने में लगा होता है। वो दिन रात काम करता रहता है, पर इस काम में उसका जरा भी मन नहीं लग रहा होता है। ह्योन, चोई और पार्क दूसरे केसेस पर काम कर रहे होते हैं, पर उन्हें भी यीशु की कमी खल रही होती है। वो लोग यीशु को मिस कर रहे होते हैं। यहाँ से 2 हफ्ते बीत जाते हैं। ह्योन काम पर आती है तो यीशु का टेबल पर उसका सभी सामान देखकर वो थोड़ा उदास हो जाती है। यीशु के साथ बिताए हुए सभी मोमेंट्स को वो याद करती है। वो यीशु को बहुत ज्यादा मिस कर रही है क्योंकि अब ह्योन यीशु को लाइक करने लगी है। ह्योन चोई से कहती है इस टेबल को यहाँ से हटा दो, हमने उसका काफी ज्यादा इंतजार कर लिया है, मुझे नहीं लगता है कि वो अब वापस आएगा। ह्योन यीशु का रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करने जाने लगती है, तभी वहाँ पर यीशु आ जाता है। यीशु, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे यार, भूल गई क्या? मैं भी तो एक डिटेक्टिव हूँ, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। तो तुम्हारी कंपनी का क्या होगा? मेरे डैड इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा मिस्टर किम पर करते थे और मुझे भी उन पर पूरा भरोसा है। उन्होंने हांसो ग्रुप के लिए 35 साल
साल तक काम किया है, इसलिए मैंने उनको चेयरमैन बना दिया, क्योंकि मुझसे बेहतर वो कंपनी को अच्छे से चलाएंगे और मुझे डिटेक्टिव का काम पसंद आ गया है, तो मैं इसे ही कंटिन्यू करूंगा। ईसु वापस आ गया है, इससे वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी एक फोन आता है, तो फोन ईसु उठाता है। बात करने के बाद ईसु बताता है कि एक केस आया है, तो चलो काम पर चलते हैं। हियोन रेजिग्नेशन लेटर को डस्टबिन में फेंक देती है। फिर वो चारों क्राइम सीन के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये ड्रामा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं कौन से ड्रामा को एक्सप्लेन करूँ, इसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया है, तो जाकर वोट कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।